यदि आप दिल्ली में 2008 के पहले से रह रहे हैं तो आपको याद होगा कि इससे पहले सर्दियों में कभी इतना बुरा हाल नहीं होता था। वायु प्रदूषण की समस्या थी, लेकिन उसका कारण वाहनों और उद्योगों से होने वाला प्रदूषण था। जब दिल्ली से प्रदूषणकारी उद्योगों को बाहर किया गया, सल्फर रहित डीजल और सीएनजी वाहन आए, तो वायु प्रदूषण में काफी गिरावट आई। सर्दी के मौसम में थोड़ी समस्या होती थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि सांस लेना कठिन हो जाए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के किसान पहले भी पराली जलाते थे, लेकिन 2008 के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि हर साल सर्दी के मौसम में दिल्ली गैस चेंबर बनने लगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के संकट को समझने के लिए कुछ बातों को जानना आवश्यक है। ये वो कारण हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं होती। किसी का ध्यान इस ओर ना जाने पाए, इसके लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बताया जाने लगा कि वायु प्रदूषण दिवाली मनाने, हवन करने और शवदाह के कारण हो रहा है, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। इंटरनेट पर सर्च करें तो पाएंगे कि 2006 के बाद अचानक ऐसी रिपोर्ट्स छपने लगी कि पंजाब और हरियाणा में भूजल अर्थात ग्राउंड वाटर तेजी से सूखता जा रहा है। खेती किसानी संकट में है। ये बात सही है कि पंजाब, हरियाणा और देश के कई हिस्सों में भूजल का स्तर नीचे गिर रहा था, लेकिन उस अभियान का फोकस समस्या का हल ढूंढने में नहीं था। इन मीडिया रिपोर्ट्स के पीछे का असली खेल आपको इस वीडियो के अंतिम हिस्से में पता चलेगा। ग्राउंड वाटर में गिरावट को लेकर चल रहे मीडिया अभियानों का परिणाम हुआ कि पंजाब और हरियाणा सरकारों ने अप्रैल मई में धान बोने पर प्रतिबंध लगा दिया। धान बुआई का ये सीजन भी नहीं है, क्योंकि काफी गर्मी होती है। फिर भी पंजाब और हरियाणा के किसान बड़े बड़े ट्यूबवेल से पानी खींचकर धान बुआई शुरू कर देते थे। अब पंजाब और हरियाणा में अगर कोई किसान अप्रैल मई में धान बोता है तो उस पर जुर्माना लगता है। अब किसान जून के अंतिम भाग में धान की रोपाई करते हैं, जिससे धान की फसल देर से अर्थात दिवाली के आसपास तैयार होने लगी। यहां बताना आवश्यक है कि पंजाब और हरियाणा में पारंपरिक रूप से धान कभी नहीं बोई जाती रही। यहां गेहूं की खेती प्रमुखता से होती है, लेकिन हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण किसानों को अपने खेतों से एक और उपज लेने का विकल्प मिल गया। हरित क्रांति के अंतर्गत किसानों को शक्तिशाली ट्यूबवेल, उर्वरक और नई प्रजाति के बीज मिल रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान तक अरावली के पहाड़ों और जंगलों की कटाई पूरे जोर शोर से चल रही थी। दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज में 90 के दशक के अंत तक घने जंगल और पहाड़ियां हुआ करती थीं। जंगल काटकर मॉल, होटल और कॉलोनियां बनवाई जा रही थीं। अरावली के पहाड़ों का पत्थर दिल्ली और आसपास के शहरों में बिल्डिंग और सड़कें बनाने के काम आ रहा था। अरावली रेंज के पहाड़ों का ये विनाश बिना ये सोचे हो रहा था कि उत्तर भारत में हवाओं का पैटर्न कैसे मौसम के साथ बदलता है। अक्टूबर नवंबर तक हवा का बहाव उत्तर से दक्षिण की तरफ हो चुका होता है, जबकि मॉनसून के आखिरी यानी अगस्त सितंबर तक हवाएं पश्चिम से पूरब की तरफ बह रही होती हैं। मैप में देखें तो पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्य दिल्ली से ऊपर की तरफ यानी उत्तर में हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान जून में धान बोते हैं, जो अक्टूबर नवंबर तक पक कर तैयार हो जाता है। वे इसे काटते हैं और फिर फटाफट खेत तैयार करने का दबाव होता है ताकि गेहूं बो सकें।
दिसंबर में देरी से बुआई के कारण पैदावार कम होने का खतरा रहता है। किसान के पास समय कम होता है, पराली जलाना ही सबसे आसान उपाय होता है। वीडियो के आरंभ में हमने बताया था कि कैसे पंजाब और हरियाणा के घटते ग्राउंड वाटर के बारे में मीडिया में प्रायोजित रिपोर्ट्स छपवाई जा रही थी। इनमें बताया जाता था कि धान की रोपाई में पानी बहुत लगता है, इससे पंजाब और हरियाणा रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। पहले समस्या पैदा की गई और फिर उसका हल बताया जाने लगा। कहा गया कि किसानों को चाहिए कि वे धान की जगह मक्का बोएं। इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी तैयार हो जाती है। अमेरिकी मल्टीनेशनल मॉन्सेटो ने मक्का के हाइब्रिड बीज बाजार में उतार दिए। मक्के की बुआई को फसल विविधता या क्रॉप डाइवर्सिटी के रूप में प्रचारित किया गया। मक्का बोने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि भी घोषित की गई। लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी पंजाब और हरियाणा के किसानों ने धान के बदले मक्के की बुआई को नहीं अपनाया। जून तक धान की रोपाई पर प्रतिबंध का परिणाम है कि सर्दी शुरू होते ही पंजाब और हरियाणा के खेतों का धुआं दिल्ली का दम घोंट देता है। फसल चक्र के साथ ये खिलवाड़ क्यों और कैसे हुआ? इसका उत्तर आप ऐसे समझ सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने व्यापारिक हित में सरकारी नीतियां बदलवा लेती हैं। इसके बदले में सरकारी अधिकारियों, नेताओं, जजों और मीडिया को अलग अलग तरीके से उपकृत किया जाता है। जिन दिनों ये सब हो रहा था तब केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार हुआ करती थी। यदि ढंग से जांच हो तो पता चल जाएगा कि किन किन लोगों के बेटे बेटियों को उन दिनों अमेरिकी विश्वविद्यालयों की स्कॉलरशिप मिली। आज हम दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए चाहे जिसे दोषी ठहराएं, लेकिन असली दोषियों का नाम तक नहीं जानते। इसकी तुलना हम जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन के कांड से कर सकते हैं। वर्ष 2015 में पता चला था कि कंपनी अपने कारों में एक चीट डिवाइस लगा रही थी ताकि जांच में उसके प्रदूषण का स्तर कम आए। जब ये पोल खुली तो यूरोप के देशों ने फॉक्सवैगन पर लगभग 30 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मात्र 500 करोड़ का जुर्माना लगाया। फॉक्सवैगन कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां मामूली सजा पर भी रोक लगा दी गई। जिस कंपनी के करोड़ों अरबों डॉलर बच रहे हों, वो भारत के किसी भ्रष्ट माननीय को क्या 2-4 बोरे नोट नहीं दे सकती, या उसके बेटे बेटियों को अमेरिका में सेटल नहीं करा सकती। इसके आगे हम कुछ और नहीं कह सकते। दर्शक स्वयं समझ लें। दिल्ली और आसपास के इलाकों को गैस चैम्बर बनने से बचाया जा सकता है। इसके लिए कुछ उपाय आवश्यक हैं। पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 और हरियाणा प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 को खत्म करना होगा। इन्हीं दोनों कानूनों के जरिए किसानों को अप्रैल-मई में धान बोने पर रोक है। अप्रैल में धान की खेती से ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है, तो उसके लिए बड़े पैमाने पर कुएं, तालाब खुदवाने होंगे। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सहायता लेनी होगी। किसान अप्रैल-मई में धान बोलेंगे तो सितंबर तक उनकी फसल तैयार हो जाया करेगी। फिर गेहूं की बुआई के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। पराली जलाएंगे भी तो धुआं दिल्ली की ओर नहीं आएगा, क्योंकि तब हवाओं की दिशा अलग होती है। किसानों को मक्के की खेती के लिए मजबूर करने वाली बीज कंपनी मॉन्सेंटो की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने भारत में सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए नेताओं और अधिकारियों को कैसे खुश किया। रही बात अरावली की, तो दिल्ली को बचाने वाली ये प्राकृतिक दीवार 90 के दशक के अंत तक गिराई जा चुकी थी।
अब तो केवल उसका मलबा उठाने की होड़ है। इसमें तत्कालीन सरकारों, अदालतों, अधिकारियों से लेकर पर्यावरण संस्थाओं तक सबकी मिली भगत रही होगी। उस वन क्षेत्र में बड़े बड़े फार्म हाउस और कोठियां उन्हीं लोगों की हैं। सरकारी भवनों से लेकर सामान्य लोगों के घरों, फुटपाथ तक में जो लाल पत्थर लगाए जाते हैं, वे भी अरावली जैसे पहाड़ों से ही निकाले जाते हैं। वो सब बंद होगा, तभी बची कुची अरावली बच पाएगी।